We are going to start chapter liquidation of company, fourth sem KUK. Liquidation means बेटा winding off of the company. जब कंपनी या कोई भी बिजनेस वाइंड अप होता है तो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि हम बिजनेस की सारी एसेट्स को सोल्ड आउट करके कैश रिलाइज करते हैं एंड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं. ठीक है, तो इस काम को करने के लिए कंपनी में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी. हिज ड्यूटी इज टू रिलाइज एसेट्स एंड डिस्पर्स द अमाउंट ऑफ रिलाइज फ्रॉम एसेट अमंग डिफरेंट लाइबिलिटीज़. ठीक, और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो उसे फॉलो करना होता है, यानी कि सीरियल ऑर्डर में पेमेंट करनी होती है. ठीक, तो हम करने जा रहे हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसका फॉर्मेट ये है, बुक से लिया है मैंने. एंड इसमें आप देख रहे हो इसकी जो साइड है रिसिप्ट एंड पेमेंट है. मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक कैश बुक. कम्स इन जो कैश हमें रिलाइज होने वाला है वाइंड अप की तरह के टाइम पर, वो हम यहाँ पोस्ट करने वाले हैं और पेमेंट्स यहाँ. ठीक है, तो पहले रिसिप्ट साइड पे आते हैं और चेक करते हैं कौन सी वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास कैश रिलाइज हो सकता है. एक तो बेटा जो ऑफिस में आपकी कैश है और ये आपके ऑफिस के बैंक अकाउंट में जो कैश है वो तो एज इट इज़ ही हम पोस्ट करेंगे. नेक्स्ट जो आप एसेट सोल्ड करोगे या रिलाइज करोगे, जैसे आप लैंड, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इनको तो हम सेल करके पैसा रिलाइज करेंगे. बाकी जो ट्रेड रिसीवेबल या बीआर वगैरह हैं उनसे हम मनी रिलाइज करेंगे. तो ये एसेट्स से जो मनी रिलाइज हुई है वो यहाँ मेंशन करेंगे. उसके बाद है नेक्स्ट सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने कोई जो है लोन वगैरह टेक किया है और उसके अगेंस्ट हमने कोई अपनी एसेट प्लेज की है. तो वो एसेट जो एज अ सिक्योरिटी हमने किसी को प्रोवाइड की है, जब वो एसेट सोल्ड आउट होती है तो पहले आप उन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो. उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बचता है वो हम यहाँ मेंशन करते हैं. डन. उसके बाद एक सोर्स और पॉसिबल है, दिस इज कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर. अगर आपके पार्टी पेड शेयर हैं या कोई कॉल्स इन एरियर है अप टू द डेट ऑफ वाइंड अप, तो आप लास्ट टाइम पर भी वो कॉल करवा सकते हो. ठीक है, फुली पेड शेयर से हम कॉल नहीं कर सकते, पार्टली पेड शेयर से हम कॉल कर सकते हैं. तो ये हमारे वो सोर्स हैं जहाँ से हमारे पास कैश रिलाइज होना है. अब आते हैं बेटा पेमेंट साइड पे, क्योंकि पेमेंट में हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है, इसे सीरियल ऑर्डर में फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट आती है पेमेंट साइड पे लीगल एक्सपेंस. हमारी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल सूट पास हुआ है या कोई लीगल चार्जेस कोर्ट वगैरह के थ्रू लगे हैं तो वो हम पहले पे करेंगे. और उसके बाद ध्यान रखना, बाकी पेमेंट से पहले लिक्विडेटर अपनी रेम्यूनरेशन चार्ज करता है. ठीक है, जब हम लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो हमें अपनी सर्विसेज देगा, हम इसके बदले में उसे कमीशन देंगे. ये कमीशन किस वे से हो सकती है? ये कमीशन ऑन अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट के ऊपर भी हो सकती है. ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, वो कहते हैं क्रेडिटर की जो पेमेंट करोगे उसके ऊपर मुझे इतने % चाहिए, वो भी हो सकती है. ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर की पेमेंट करोगे उसके ऊपर कमीशन हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे. ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ के ऊपर उसे कमीशन चार्ज करना होगा तो वो उसकी रेम्यूनरेशन जो है सेकंड नंबर पे पोस्ट होगी. उसके बाद वाइंडिंग अप के खर्चे, जब आप ये लिक्विडेट कर रहे हो तो एसेट्स बेचने में, लाइबिलिटी की पेमेंट करने में जो एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, जो खर्चा करना पड़ रहा है, उसे लिक्विडेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस या वाइंडिंग अप की कॉस्ट कहती हैं, वो पे करेंगे. देन डिबेंचर होल्डर. हमारे इंडिया में डिवेंचर होल्डर ऑलमोस्ट सारे सिक्योर्ड होते हैं. ठीक है, बट कोई पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं है. दे हैव फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स. तो इसलिए जब पेमेंट की बारी आती है तो ये तो हुए लिक्विडेशन के खर्चे, लेकिन जब आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी की पेमेंट की बारी आती है पहले हम डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे. डन. उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पे हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पहले पे कर चुके हैं. अब जो बाकी की लाइबिलिटीज़ बची हैं, क्रेडिटर हैं, बीपी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उसमें कुछ लोगों को हम क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस देते हैं और लोगों के कंपैरेटिवली, तो हम उन्हें बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पूरे एक टॉपिक है, आप बुक से भी रीड कर सकते हो कि कौन कौन लोग हैं जिनको पेमेंट के टाइम, लिक्विडेशन के टाइम बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कंपैरेटिवली प्रेफरेंस मिलती है. ठीक है, तो वो हम डिटेल में बुक से रीड कर सकते हैं और क्वेश्चन में जब ये पॉइंट आएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे. हाँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑल्सो अनसिक्योर्ड, ये भी ध्यान रखना कि प्रेफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड है क्योंकि इनके अगेंस्ट भी हमारी कोई एसेट प्लेज नहीं है. बाकी जो क्रेडिटर बचे जो प्रेफरेंस की कैटेगरी में नहीं आ रही, बाकी सभी अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है,
सारे क्रेडिटर्स पे हो गए, देखो सिक्योर्ड हमने पहले पे कर दिए थे, डिवेंचर्स हो गए थे, प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड, बाकी बचे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में आपको पता है अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर है तो हम रिफंड करते हुए पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देते हैं और फिर अगर लास्ट में कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन हर बार यहाँ तक जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, आपके पास जितना कैश कम से हुआ है, ये जब सीरियल ऑर्डर में पेमेंट होती है तो जहां आपका कैश खत्म हो जाएगा वहां पे हमारे लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ अमाउंट के रियलाइज्ड होने पर डिपेंड करता है, और जिनकी पेमेंट नहीं होगी उनकी पेमेंट फिर कभी नहीं होगी क्योंकि फर्म हमारी कंपनी ही लिक्विडेट हो गई है। डन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट को आप प्रॉपर रीड करोगे देन ही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे।